गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। चैप्टर सेकेंड चल रहा था हमारा, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में क्या व्यवस्था है, किस तरह से वो एक स्टेट में आपके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, कर सकती है। इससे रिलेटेड कुछ डाटा वगैरह हमने देखा था और जो कार्रवाइयाँ होती हैं सरकार से हेल्थ के लिए, उसकी जानकारी हम ले रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमको सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population, scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we will look at some of the reasons for this. अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बाद में आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर्स के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, उनके पास खुद का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, क्या डिसीज़ वगैरह है उसको कैसे डायग्नोस करना है। ये सारा सिस्टम हमारे पास है, हम उसके लिए नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंसड हैं कि एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हम किस तरह से चला सकते हैं। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम रन बाय द गवर्नमेंट। ये एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा आम पब्लिक के लिए चलाया जाता है। जैसे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उसकी फीसेस वगैरह, उसकी फ़ी वगैरह बहुत हाई है। उसमें अगर आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या फिर वहाँ पे आपको वो बेहतर सुविधाएं अगर आपको नहीं दिख रही हैं, तो आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की फ़ी इतनी ज़्यादा है कि एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम इंडिविजुअल के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है और हॉस्पिटल्स वगैरह खोलती है, सब्सिडरी हॉस्पिटल्स वगैरह खोलती है कि गवर्नमेंट उनको फंड करती है और फिर उसके ज़रिए लोगों को कम रुपए पैसे में एक अफोर्डेबल इलाज मिल सके। ये गवर्नमेंट का काम है, ये मैंडेटरी काम है कि गवर्नमेंट को करना ही होता है सभी के लिए। हमारे यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों हॉस्पिटल्स हैं, गांव में उनकी पहुँच है, लेकिन वो सुविधाएं अभी भी हमको गांव में मिल नहीं पा रही हैं। उसको हम और आगे देखेंगे। साथ ही में आपका हेल्थ केयर सिस्टम में या फिर चिकित्सा में आपका आधुनिकीकरण बहुत हुआ है, टेक्नोलॉजीज आपकी बहुत सारी आई हैं, साथ में नई विधियां आपकी बहुत सारी आई हैं। आपका साइंस, चिकित्सा साइंस, आपका मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा आपका डेवलप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। लोग एक्सपीरियंस्ड हुए, भी इसके इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इस देश में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसी देश में बनाए जाते हैं। जो हमारे देश में नहीं बन पाता है उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं। हमने बताया था कि इंडिया आपका थर्ड लार्जेस्ट नंबर पोजीशन पे है जो मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन वगैरह का प्रोडक्शन करता है। लेकिन इसके बाद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, एक दूसरा पॉइंट है हमारा कि भारत में हेल्थ केयर सिस्टम आपका कितना निचले स्तर पे गिरा हुआ है। क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि गांव की जो स्थिति है, इवन गांव की नहीं, आप जो मिड रेंज के जो सिटीज़ होती हैं, जैसे आपका हमारा ही क्षेत्र जो है वो, आप सतना के हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में क्या नाम देख लीजिए, वहाँ तो उतनी बेहतर सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती। कुछ कमियाँ आज भी बनी हुई हैं, गवर्नमेंट उसको ठीक कर रही है। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह भी हैं, हमारे पास एक बढ़िया प्रोड्यूसिंग लाइन है, हमारे पास असेंबली लाइन है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, लैंड रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बावजूद मेडिकल लाइन पे, मेडिकल साइंस पे
हमने डेवलपमेंट भी किया है, टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे देश में लोगों को एक सही इलाज नहीं मिल पाता है। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मूव होके प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ी देनी पड़ती है, और उसमें भी बहुत गारंटी नहीं है कि ऐसे से ऐसा हो ही जाएगा। तो ये सब होने के बावजूद, हमारे पास नॉलेज और एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होने के बावजूद, हम जो गरीब तबका है हमारे देश का, जो हमारे देश के निचले स्तर के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, उनको हम एक बेहतर इलाज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है? ये सारी सुविधाएं कब तक हमारे पास पहुंच जाएंगी? हम कब तक एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम को अचीव कर पाएंगे? इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में और इस बुक में आगे चल के भी हम चर्चा करेंगे। जो हॉस्पिटल्स का देखिए जो सिस्टम होता है, जो हमने बताया था कि एक जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब एक आप गवर्नमेंट समझ लीजिए, एक स्टेट का अलग से संविधान बना होता है, और उस संविधान के हिसाब से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो एक स्टेट को रन करती है। तो उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, जो उसमें प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि एक गवर्नमेंट जो होगी, एक स्टेट जो होगा, वो लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करेगा। इससे होता ये है कि गवर्नमेंट जो आम पब्लिक होती है, जिनके पास उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी एक आर्थिक सहायता नहीं है या फिर उतने मजबूत नहीं है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ये सारी स्कीम्स निकाले कि उन्हें कम पैसे में या फिर निःशुल्क या बिना पैसों के भी इलाज बेहतर मिल सके। जैसे आपका स्कूलिंग वगैरह का सिस्टम है, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें आपकी फ़ी बहुत कम लगती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति है वो कितनी बेहतर है आप लोग भी जानते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी दिक्कत है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुविधाएँ तो मिलती है, उसके लिए आपको फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति बेहतर हो सकती है अगर गवर्नमेंट उस पर थोड़ा बेहतर ध्यान दे, पब्लिक अपीयरेंस मिले, फंड ज़्यादा हो, बीच में आपका करप्शन नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को लोगों को हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खींचने के लिए सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हाकिम शेख की एक स्टोरी है। हाकिम शेख was a member of the Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injury. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have a facility or the specialized doctor necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and BBKMS filed a case in the court. शेख की जो स्टोरी है वो ये बताना चाह रही है कि आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो स्थिति है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होती है या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है आपको, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो आपके गांव में हैं या फिर मिडिल क्लास जो हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे शहरों के हॉस्पिटल्स हैं, इवन सतना रीवा जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी आपका इस तरह के इलाज संभव नहीं है। उसके लिए या तो आप एम्स चले जाइए, या तो आप और भी कोई दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें चले जाइए। हाकिम शेख की स्टोरी ऐसी है कि वो पश्चिम बंग खेत समिति का एक संस्था है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति करके, उसका सदस्य है। और पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक इवनिंग में वो चलती ट्रेन से गिर गया। चलती ट्रेन से गिरने के बाद उसके सर पे गहरी चोटें आई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसको तत्काल इलाज की ज़रूरत थी, तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। उसे कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाके भर्ती किया गया, और जब उसको भर्ती किया गया तो उसको हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं किए। एडमिट ना करने का रीज़न ये था कि उनके पास एक स्पेयर बेड नहीं था, उनके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं था कि वो ट्रीट कर सकते उसको। तो
आनन फानन में उसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ क्या इसको सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है जो इस तरह का ट्रीटमेंट कर सके। आपका फर्स्ट एड अगर समस्या होती तो हम कर देते, लेकिन सर पे गहरी चोटें आई हैं तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, तो हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। ऐसे करते करते तकरीबन 8 हॉस्पिटल से, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको ना सुननी पड़ी, और इस चक्कर में उसके 14 घंटे बर्बाद हो गए। सिर पे गहरी चोट लगी है, 8 हॉस्पिटल चेंज हो गए, किसी ने एडमिट नहीं किया, और 14 घंटे इस चीज़ में निकल गए। अब सोचिए कि अगर आपके हमारे साथ अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कैसा फील होगा कि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट का फॉल्ट है। उसके बाद हाकिम शेख को एक प्राइवेट अस्पताल में लेके जाया गया, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनकी जान बची, उनकी हेल्थ अच्छी हुई, लेकिन साथ में हाकिम शेख को एक बहुत बड़ा अमाउंट उस हॉस्पिटल को चुकाना पड़ा फ़ी के तौर पे। और हाकिम शेख इस बात को लेके अपसेट भी था, इस बात को लेके गुस्सा भी था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हमारे लिए होते हैं उसमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम गवर्नमेंट को वोट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बेहतर सुविधाएं देगी। वो हर साल अपनी मैनिफेस्टो में, हर 5 साल के मैनिफेस्टो में, अपने जो पर्चे में ये सारी चीज़ें बताती है कि हम आपके हेल्थ के लिए ये काम करेंगे, आपके हॉस्पिटल्स के लिए काम करेंगे, आपके एजुकेशन के लिए आप ये काम करेंगे, हम आपके परिवहन के लिए, सड़क परिवहन के लिए, लाइट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करेंगे। और गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेके इसमें गुस्सा था, और जो इनका संगठन था और हाकिम शेख, इन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल किया इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है और सुविधाएं गवर्नमेंट हमको क्यों नहीं दे पा रही है इन सारी चीज़ों के लिए। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, एक इलाज का खर्च, ये एक स्टोरी है और 2 दोस्तों की स्टोरी है, और वो अपना अपना व्यू ऑफ पॉइंट रख रहे हैं कि किस तरह के हॉस्पिटल्स में वो ट्रीट हुए हैं। और इस स्टोरी से हमको पता चलता है कि एक प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. अमन और रंजन 2 अच्छे दोस्त हैं, और दोनों के बीच में इकोनॉमिकल कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। जहाँ पे रंजन को एक बेहतर फैमिली मिली है, उसकी कंडीशन बेहतर है, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, वहीं अमन के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो दोनों के बीच की स्टोरी है, दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है, उससे हम जानेंगे कि आगे होता क्या है, स्टोरी का नरेटिव क्या है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो रंजन कहता है अमन से, एक रंजन कहता है कि अमन कैसे हो, तुमको देख के अच्छा लगा, और इतने दिनों से कहाँ थे। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। रंजन कहता है, ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू द सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो जहाँ अमन कहता है कि मुझे वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो सेम चीज़ उसके साथ भी होती है रंजन के साथ में, उसे भी वायरल फीवर था, उसे भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन वो बता रहा है कि वो अपने डैडी के साथ गया था, और एक किंग्सवे में एक बेहतर हॉस्पिटल बना है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ गया, वो बहुत एक्साइटिंग हॉस्पिटल था, वो बहुत एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग था, वो उसके साथ शेयर करना चाहता है। वो कहता है कि द बिल्डिंग लुक सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल, डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। जब मैं वहाँ पर गया तो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद ये एक 5-star होटल की तरह 5-star होटल ही है, और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी। और मेरे पिताजी कह रहे थे कि ये जो हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल है और बहुत बेहतर हॉस्पिटल में एक है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर itself before we even meet the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. तो रंजन का कहना है
कि उसके फादर को 500 रुपीज़ डॉक्टर से मिलने से पहले पे करना पड़ा। और हॉस्पिटल बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत चमकदार था, वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, कोई हौश पौश नहीं था, और वहाँ एक बेहतर म्यूज़िक बज रहा था, उसे कंफर्टेबल लग रहा था, ये सारी चीज़ें। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। द लेडी हु टुक माय ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मेनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे मिलने के बाद, और उन सारे टेस्ट को हमने करवाया था। और वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत फ्रेंडली था, रौबदार नहीं था कि गुस्सैल नहीं था, बहुत फ्रेंडली स्टाफ था। जो नर्स ब्लड टेस्ट के लिए मेरा ब्लड ले रही थी वो बहुत फ्रेंडली थी, और उसके साथ बात करते हुए मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicine and rest. तो टेस्ट आने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद उसने कहा कि कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल फीवर है और कुछ दवाइयों के साथ फिर ये ठीक हो जाएगा। ये ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालते टाइम का स्टोरी दिया गया। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी एंड सो यंग मैन दिस पिंक। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर बहुत फ्रेंडली बिहेवियर के साथ कह रहा है कि ये चीज़ें, ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इस टाइम पे खानी है, ये सिरप है इस टाइम पे इसको यूज़ करनी है। और फिर रंजन कहता है थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें, ये सारा एटमॉस्फेयर फील करने के बाद, ये अपीयरेंस फील करने के बाद रंजन को ऐसा लगता है कि वो ये इस बिहेवियर के साथ ही ठीक होने वाला है, इस बिहेवियर के साथ ही उसकी कंडीशन ठीक हो रही है। You see, I have been trying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go to? रंजन कहता है कि मुझे सारी चीज़ें बताने के लिए मना जा रहा था, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम किस हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था। अमन कहता है इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। कहता है कि जिस हॉस्पिटल में तुम गए थे, मेरा वाला हॉस्पिटल उतना बेहतर नहीं था, मेरे वाले हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं नहीं थी, और जो फादर हैं उसके अमन के, उनका कहना था कि वो हॉस्पिटल ले जाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। एंड इट रियली डिड। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। आई वॉज फीलिंग सो सिक that I had to lean on अब्बा all the time। और जैसा अब्बा ने कहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ऐसा हुआ भी। हम एक बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पे बहुत एक लंबी लाइन लगी थी। ओपीडी काउंटर पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और मैं अब्बा के कंधे पे सर रख के ही पूरा टाइम काटा था। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Then we had to go to the stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. जब हम डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर्स ने मिलने के बाद कहा कि आपको एक ब्लड सैंपल का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दूसरे लाइन पे गए, और वहाँ भी हमको सेम पोजीशन देखनी पड़ी क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग आसपास खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। हम लोग टेस्ट करवाने के बाद तकरीबन 3 दिन बाद हम लोग को रिपोर्ट मिली, और वापस हॉस्पिटल गए तो हमको दोबारा जब डॉक्टर के पास गए तो हमको दूसरा डॉक्टर मिला, पहला वाला डॉक्टर नहीं मिला। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द रेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर मिलने के बाद कहता है मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और जो ब्लड टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट दिखाओ। He seems
to be suffering from a bout of viral fever, nothing to worry about. All he needs in this one fever reducing medicine. इसे वायरल हुआ है और कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बुखार उतारने के लिए गोली इसे देनी है और कुछ नहीं करना है. My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. Quite a lot. मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने दवाइयाँ कुछ ज़्यादा दे दी थी और इलाज का जो खर्च था वो ज़्यादा था. ऐसा अमन का कहना है, रंजन का कहना है. ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच. तो रंजन का कहना है कि हॉस्पिटल तो मेरा उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जो कॉस्ट थी वो बहुत कम. स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि आपको प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में जो अंतर बताया गया है कि आपकी सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा हैं तो फीस आपकी ज़्यादा है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपकी फ़ी कम है, लेकिन फ़ी कम है, सुविधाएं कम हैं, लेकिन ट्रीटमेंट का तरीका अलग है. इस स्टोरी से आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को हम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे उसको हम पूछेंगे आपसे. वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को हम टैक्स क्यों पे करते हैं और क्यों हम गवर्नमेंट टैक्स लेती है और हमको देना पड़ता है, उसके क्या रीजंस हैं और उन टैक्सेस का क्या होता है, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीज़ इसके बारे में दी गई है. उसके बाद हम प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स के बीच की जो डिफ्रेंशिएट है उसको हम चर्चा कर लेंगे. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स money for providing many public services for the benefit of all citizens. Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefit of all citizens. Otherwise, the citizens cannot organize these services for themselves. गवर्नमेंट जो टैक्सेस होता है उसका यूज़ किस तरह से करती है उसका ये बता रहा है. वो हमको प्रोवाइड कराती है. जैसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि जो डिफेंस है, पब्लिक सर्विस है और पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशियल डिपार्टमेंट है, हाईवेज़ हैं, इन सब की सैलरी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है. आपका डिफेंस की सैलरी में, पुलिस की सैलरी में, जुडिशियल्स की सैलरी में, पब्लिक सर्विसेज की सैलरीज में बहुत सारा पैसा जाता है. तो इन सारे जो सारे पैसे आते हैं वो आपके और हमारे टैक्सेस की वजह से ही आते हैं. मे बी आप स्वाभाविक सी बात है कि आप अभी डायरेक्ट टैक्स आप पे नहीं करते होंगे, लेकिन आप सभी इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं. जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो मैगी हो, टॉफ़ी हो, चॉकलेट्स हो, केक्स हो, क्लॉथ्स हो, बुक्स हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ में इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं. जो आप ले रहे होते हैं, जैसे आपकी जो 10 रुपये की मैगी आती है, उस 10 रुपये की मैगी में आपका जो टैक्स होता है वो इंक्लूड होता है ना. तो आप भी एक टैक्स पेयर हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट टैक्स देंगे तभी आप टैक्स पेयर कहलाएंगे. जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसमें भी टैक्स पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है. तो ये जो सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है हमारे और आपके सुविधाओं के लिए, हमारे और आपकी बेहतर सुविधाओं के लिए. तो उसमें हाईवेज़ वगैरह बन जाते हैं, उसमें जो पब्लिक सर्विस वगैरह होती हैं उसमें पे कर दिया जाता है. जब आप और हम में से जो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं तो उनकी सैलरीज इंश्योर करने के लिए ये टैक्सेस पे कर दिए जाते हैं. तो जो डिफेंस वगैरह है उसमें सैलरीज वगैरह पे कर दी जाती है. जो डिफेंस वगैरह में जो खर्चा होता है, जो आपका इक्विपमेंट्स होती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो उनकी कार्रवाई होती है, उन सारी चीज़ों में भी आपकी टैक्स का पैसा जाता है. Taxes fund development programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. required for needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as floods, earthquakes, tsunamis, etc. Space, nuclear, and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. तो जो टैक्स हम देते हैं उसके ज़रिए आपका देश का डेवलपमेंट भी होता है. अभी आपने सुना होगा जो स्मार्ट सिटीज़ का प्रोग्राम चल रहा था, जो स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात चल रही है. तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट खुद तो कहीं जॉब करती नहीं है कि वहाँ से पैसा लेके आती है और फिर आपका डेवलपमेंट करती है. तो आपका और हमारा पैसा ही है जिसके थ्रू इस देश का खर्चा पानी चलता है और इस देश की सारी गतिविधियाँ सही तरीके से संचालित होती हैं. तो जो स्मार्ट सिटीज़ वाला प्लान था, आपने अगर सुना होगा तो सपना स्मार्ट सिटी में आपका आ रहा था और उसे डेवलप किया जा रहा है उस हिसाब से. तो उसमें उसके डेवलपमेंट में जो पैसा लगता है, आपके आज
आसपास की चीज़ों में जो डेवलपमेंट का पैसा लगता है वो टैक्सेस से ही आता है, और गवर्नमेंट उस टैक्स का इस तरह से यूटिलाइज करती है कि सही तरीके से कई सारी चीज़ें हो जाएं, है ना। गवर्नमेंट आपका बहुत सारी चीज़ों में खर्च करती है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, कोई भी सर्विस हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई में हो, स्कूलिंग वगैरह हो, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, आपकी स्वास्थ्य विभाग हो, हॉस्पिटल्स वगैरह हो, है ना। जो आपका वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह आप लोग पिलाए जाते थे पहले, तो पोलियो के जो ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जाते थे इनका कोई चार्ज नहीं होता था, है ना, इनका कोई चार्ज नहीं होता था, वो घर घर आते थे और पोलियो ड्रॉप पिला के आपको चले जाते थे। ऐसे ही आपका जैसे कोरोना का टाइम जो वैक्सीनेशन वगैरह का प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो एकदम फ्री है। आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। आप अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट देखिए वैक्सीन बनाने में तो पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेके उसकी वैक्सीन बनवा के, एक एग्जांपल के तौर पे उसने आपसे टैक्स लिया, फिर उसने वैक्सीन वगैरह डेवलपमेंट की, और उस वैक्सीन का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो ये एक बेहतर अपीयरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, इस पर खर्च करती है सरकार पैसा। जो नीडी सिटीजन होते हैं जिनके पास खाने कमाने के लिए वो सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसे जो एजेड व्यक्ति होते हैं, जो ओल्ड एज सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है। जो वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, जो लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, उनके लिए जो वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, तो उसकी बिल्डिंग्स वगैरह, उसका सब खर्च वगैरह, उसमें रहने वाले लोगों का खर्च वगैरह, वो किस तरह से रहेंगे, उनके लिए कपड़े वगैरह की व्यवस्था, खाने पीने वगैरह की व्यवस्था, लाइट बिजली और भी सुविधाएँ होती हैं, पढ़ने के लिए किताब वगैरह, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट करती है। जो नीडी पीपल्स वगैरह होते हैं, नीडी पीपल में आपका एक और आता है जिसकी ज़रूरत होती है, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो समाज की मुख्य धारा में आपके और हमारे कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाते हैं, जो आज भी एजुकेशनल तौर पे, कल्चरल तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स वगैरह चलाती है, जिसके थ्रू वो भी आम नागरिक की तरह हम और आप में नॉर्मल लाइफ जी सके, है ना। जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, आपका सुनामी वगैरह आ जाती है, समुद्र में सुनामी वगैरह आ जाती है, जैसे उत्तराखंड में आपका जो डिजास्टर आया था केदारनाथ में, वैसा डिजास्टर हो गया। हर साल भारत में कहीं ना कहीं बाढ़ आती रहती है, आपका भूस्खलन होता रहता है, पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें, कहीं सूखा पड़ गया राजस्थान वगैरह में, बिहार वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में कहीं अच्छी बारिश नहीं हुई और वहाँ पे अकाल पड़ गया, है ना, फैमिन हो गया, तो इसमें जो सारी चीज़ें पैसे खर्च होते हैं, जो डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, इसमें जो पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट आप ही के टैक्स का, जो आपने टैक्स चुकाया है उसी की सुविधाएं आपको मिलती हैं, है ना। और भी ऐसे प्रोग्राम है, जैसे आपका स्पेस प्रोग्राम जितना भी है, स्पेस प्रोग्राम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मिसाइल प्रोग्राम्स हो गया, इन सारी चीज़ों में भी गवर्नमेंट फंड करती है। जैसे आपका इसरो है और आपका डीआरडीओ है। डीआरडीओ आपका नई नई टेक्नोलॉजीज आपकी डेवलप करता है, अलग अलग मिसाइल्स को डेवलप करता है, अलग अलग इक्विपमेंट्स डेवलप करता है, मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाता है। जो आपका वेपन ऑर्डनरी सिस्टम होता है, उसमें आपका जैसे जबलपुर में आपका बंदूकें बनती हैं, आपके डिफेंस सिस्टम के लिए आपके इक्विपमेंट्स बनते हैं, गन्स बनती हैं, बॉम्ब्स बनते हैं, है ना, बुलेट्स बनती हैं, कार्स वगैरह बनती हैं, ट्रक्स वगैरह बनते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट फंड करती है आप ही के चुकाए गए टैक्स के द्वारा। आपका स्पेस प्रोग्राम में जो आपका, चाहे मून मिशन देख लीजिए, चाहे आप मंगल मिशन देख लीजिए, है ना, और भी जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे जीएसएलवी का देख लीजिए, पीएसएलवी का देख लीजिए, एसएलवी का देख लीजिए, स्पेस लॉन्च जो व्हीकल होता है उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट उसमें हो चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रुपए पैसे से ही होती हैं। किस चीज़ को डेवलपमेंट करना है, अगर नई टेक्नोलॉजीज़ आपको लानी है तो उसको डेवलप करने के लिए आपको
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको खर्च करना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको पैसा लगाना पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे पैसा नहीं देगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारी चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से वर्क नहीं करेंगी। तो आप ही के रुपए पैसे से ये सारी चीज़ें होती हैं। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूक्लियर बम भी बनाया जाए, उसे किसी दूसरे देश के ऊपर फोड़ा जाए, ज़रूरी ये नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपका ये सीन भी होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी एक आपका पानी से बना ली जाती है कि पानी में आपका टरबाइन लगा दी जाती है। अगर पानी फ्लो होता है, टरबाइन चलती रहती है तो बिजली आपकी बनती रहती है। दूसरा, आपका कोयले से बिजली बना दी जाती है, जो कोल होता है उससे आपका बिजली बन जाती है। तीसरा, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो न्यूक्लियर आपका सेटअप होता है उसे भी इस तरह से परिष्कृत किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसकी एक ऐसी मशीनरी बनाई जाती है, सिस्टम बनाया जाता है, उसके थ्रू भी आपका बिजली बनाई जाती है ना। तो इन सारी चीज़ों में पैसा लगता है, गवर्नमेंट पैसा देती है हमारे और आपके चुकाए गए टैक्सेस से। Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. One example is health care. Can you give other examples? अगर आप कोई और examples दे सकते हैं इस मामले में तो आप दे दीजिएगा। गवर्नमेंट जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मार्केट से किसी भी चीज़ को, जैसे वो गवर्नमेंट, एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी एक गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट का एक ऑफिस है जिससे आपको गल्ला मिलता है। गल्ला तो आप लोग जानते होंगे, जो आपका खाने जो गेहूँ चावल हो गया, गेहूँ चावल हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। उन सारे लोगों को प्रोवाइड कराती है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको गवर्नमेंट ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। क्यों प्रोवाइड कराती है? क्योंकि वो भी हमारे ही देश के आम नागरिक हैं, और स्टेट का रोल ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है कि एक सरकार, एक गवर्नमेंट लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, ये लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे आता है। आपका जो नीडी पीपल्स हैं, उनमें जो पैसा लगता है, जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी आपका लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम आता है। जो आपके पुअर पीपल्स हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो उनको हर महीने या हर 2 महीने में जो गल्ला दिया जाता है, वो आपका लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे आता है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर पाती है, इन सब में इतना पैसा जो लग जाता है, वो पैसा आपको हमारे चुकाए गए टैक्सेस की वजह से ही आता है ना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में जानेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे।